हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना थोड़ा एक शॉर्ट टाइप का वीडियो बनाया जाए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा चुका है, लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मेन पॉइंट के बारे में। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का मेन पॉइंट हमने उतना ही लिखा है जो हमें एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगा है, उसी को हमने मेंशन किया है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया है। बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, तो जिसमें हम पहले बात करेंगे चार्ज की। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नहीं, हम स्टार्टिंग से इसकी बात करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इन चार्जेस के कुछ नेचर होते हैं जो नेचर ऑफ चार्जेस में हम लोग पढ़ते हैं। नेचर ऑफ चार्जेस में हम ये पढ़ते हैं कि चार्ज के दो नेचर होते हैं। जैसे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस जो कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। असल में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन की यहाँ वैल्यू भी लिखी है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने डेफिनेशन लिखा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इस यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही हमारी पोटेंशियल होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में वोल्टेज कहते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? मतलब वी से डिनोट करते हैं, इसलिए वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल्स टू W/Q, है ना। जहाँ W क्या है? वर्क डन है, Q क्या है? चार्ज है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वैसे जूल पर कूलम होती है, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? वोल्ट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें पॉइंट डिफाइन कर दिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने में किसी चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसमें चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि एक पॉइंट पे हाई वोल्टेज होना चाहिए, दूसरे वाले पे लो वोल्टेज होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे जानबूझ के 220 वोल्ट लिखा है, यहाँ 0 वोल्ट लिखा है। इसको हम VAB इज इक्वल्स टू WAB करेंगे, तो VAB इज इक्वल्स टू WA/Q। इसकी भी यूनिट वही होती है जो पोटेंशियल की होती है, तो इसकी भी यूनिट होगी क्या? इसकी भी यूनिट होगी वोल्ट ही होगी, इसकी भी यूनिट वोल्ट होगी। अब हमने ये कुछ नोट में लिखा हुआ है, नोट में हमने लिखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जिस डिवाइस से मेजरमेंट की जाती है उसका नाम वोल्ट मीटर है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इसलिए मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, ठीक है ना। सर्किट में हमेशा कैसे होता है? पैरेलल होता है। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है, जानबूझ के हाई रखते हैं ताकि इसमें केवल पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर केवल अपने लिए करंट ज़रा सा लेता है ऑपरेट होने के लिए, बहुत ज़री सी करंट लेता है। बाय द वे कि अगर इसमें से 4 एम्पियर करंट जाती है यहाँ से, तो ये केवल 0.5 एम्पियर करंट लेगा, बाकी 3.5 एम्पियर इधर चली जाएगी। इसलिए क्योंकि इसमें हमने इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई I इज इक्वल्स टू Q/T, where I is equals to electric current, Q is equals to charge and T is equals to time। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट इज एम्पियर होती है। इसको हमने कुछ नोट में लिखा है कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिली एम्पियर। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं उसमें हम ये करंट प्रोवाइड करते हैं मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में। नेक्स्ट हमने लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको भी हम मेज़रमेंट करते हैं जिस डिवाइस का नाम है ओमीटर। और ओमीटर हमेशा और हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अभी पिछली साल आया हुआ था, 2020 में ये आया हुआ था कि ओमीटर इज़ हाउ कनेक्टेड, किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। नीचे हमने लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओमीटर इज़ वेरी लो। इसका रेजिस्टेंस हमेशा लो होना चाहिए ताकि इसमें से करंट मैक्सिमम पास कर सके। ये हमने देखिए एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाया है। ये हमारा मीटर है, ये मीटर है, ठीक है, ये मीटर है, ये रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज़ द ओम्स लॉ? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि आप कोई सा भी कंडक्टर उठा लीजिए, उसमें करंट तभी फ्लो होगा जब तक कि उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वायर है तो यहाँ की पोटेंशियल हाई होनी चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल लो होना चाहिए, तभी ये जाके करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाई लेवल टू लो लेवल चीज़ों का फ्लो होता है। जैसे पानी हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती है, वैसे ही भी करंट भी जो है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाती है। इसलिए I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये वैलिड है मैथमेटिकली, हम इसको V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, जबकि ये ओम्स लॉ नहीं, ओम्स लॉ ये है। फिर V इज इक्वल्स टू I इंटू R, R इज इक्वल्स टू V, जहाँ R क्या है, इसमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, हमने यहाँ मेंशन किया है। R रेजिस्टेंस, I करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस इज व्हाट? द अपोजिशन ऑफ द करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट के फ्लो को रोकने वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इज डिनोटेड बाई ओमेगा। ये जो साइन ऐसी टेढ़ी सी दिख रही है इसको ओमेगा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक वर्ड आती है रेजिस्टिविटी। उसके लिए हम पहले ये बताएंगे कि किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तो यहाँ असल में ये हेडिंग होनी चाहिए फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो ये है रेजिस्टेंस R की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को मिला देंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा रो, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो R इज इक्वल्स टू रो L/A, वेयर R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, L लेंथ है, A उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब बोला इस अगर मान लीजिए हम L की वैल्यू 1 मीटर कर दें और A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो इसमें रखने से हमें क्या दिखेगा? बोला इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो R इज इक्वल्स टू रो हो जाता है। इसलिए यहाँ एक डेफिनेशन बन जाती है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेकिन ये असल में किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दी कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसलिए हमने इसको बाकायदे प्रूव करके बता दिया कि रेजिस्टिविटी इज़ व्हाट? बोला रेजिस्टिविटी इज़ द न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हर कंडक्टर की अपनी अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, हर कंडक्टर को अपोज करने की अपनी अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है, ये हो गई रेजिस्टिविटी। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के हमारे दो मेथड हैं। रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में भी कंबाइन कर सकते हैं और पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं। हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। सीरीज़ में क्या होती है, हम इंड टू इंड जो जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? सीरीज़। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है सीरीज़ का दिख रहा है, R1 R2 R3 हमने इसमें ऐड किया हुआ है। एक चीज़ याद रखिए, सीरीज़ में करंट हमेशा सेम होती है, तो जो करंट यहाँ से निकल के जाएगी वो करंट सब में प्रोवाइड होगी। सबका पोटेंशियल अलग अलग, सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। कौन डिवाइड हुआ है? बोला वोल्टेज डिवाइड हुई है, इसलिए V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगी।
लेकिन हमने अभी ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होती है, इसलिए V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, और इस V1 की जगह I इंटू आर वन, क्योंकि I सब में सेम होगा, करंट सब में सेम फ्लो होती है। फिर हमने I को यहाँ कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दिया, तो ये हमको जो R मिला है, ये क्या मिला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक फार्मूला लिखा है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। ठीक है, अगर मान लीजिए R1 R2 R3 की वैल्यू R हो जाए और ये n टाइम्स हो जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोला R इक्वल्स टू n इंटू R हो जाएगा। इसलिए सीरीज़ में, जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है। इन सीरीज़ द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किस कंडीशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, तो सीरीज में करेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में क्या होता है, बोला कि सारे के इंड को एक ही जगह ले जाके हम ऐसे ऐड के लगा देंगे। ये देखिए, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, तो ये सब कैसे हैं, बोला सब पैरेलल में एक चीज़ जानिए, ये करंट जब यहाँ आएगी तो इसको 3 रास्ते दिखेंगे। अब ये 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर जाएगी, दूसरी इधर जाएगी, तीसरी इधर जाएगी। इसमें करंट का डिवीज़न हुआ, जब एक का डिवीज़न होगा तो दूसरा कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा, इसलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होती है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस का I2 प्लस I3, लेकिन हमको अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ वी नो दैट्स V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, सो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। फिर हमने बारी बारी इसमें I1 I2 I3 की वैल्यू निकाली, और हम अपने इस इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर है यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 V डिवाइडेड बाई आर इक्वल, वोल्टेज सब में सेम होगा, वोल्टेज कॉमन करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ भी हमने एक बनाई है फार्मूला कि अगर R1 R2 R3 अगर इक्वल हो जाए तो, और वो n के इक्वल हो जाए, सो 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n बाई आर, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R अपान में n हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। हमने इसमें बहुत छोटा से छोटा डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान रहे, ताकि आप इसको जल्दी से याद कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, यानी P इज इक्वल्स टू W बाई T। बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर, द SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। पावर का मेज़रमेंट हम किस में करेंगे, बोला वाट में करेंगे। ठीक है, वाट में करेंगे। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000, ये पूछ लेता है 1 मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट। एक और भी चीज़ होती है हार्स पावर, क्योंकि जितनी भी हमारी मशीन होती हैं हम उसको हार्स पावर में मेज़रमेंट करते हैं। 1 हार्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पावर है तो हॉर्स के पावर है। क्यों, क्योंकि वो रनिंग करने वाला वही है। सबसे ज़्यादा अगर तेज़ दौड़ सकता है तो कौन दौड़ सकता है, बोला हॉर्स दौड़ सकता है। बाकी हमने पावर की जितने भी फार्मूले होने चाहिए मैंने एक जगह सब मेंशन कर दिया। P इज इक्वल्स टू W बाई T, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, P स्क्वायर बाई R। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंट फार्मूला ऑफ दी पावर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर इंटू टाइम को एनर्जी कहते हैं। आपने कोई काम कितने देर तक करते हो, सो दैट इज़ द एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी, वेयर E इज इक्वल्स टू एनर्जी, P इज इक्वल्स टू पावर एंड T इज इक्वल्स टू टाइम। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये रिलेशन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आता ही है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड जूल। 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 सेकेंड होती है। अगर 1 किलोवाट की बात करें तो 1000 वाट होएगी, और वाट को 1 जूल पर सेकेंड लिखेंगे, तो हमने यहाँ जूल पर सेकेंड लिख दिया, पर आवर। ठीक है, अगर पर आवर की बात करनी पड़ेगी तो हम इसमें 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। फिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और ये 5 टाइम्स 0, हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होती है। इसी किलोवाट को हम यूनिट भी कहते हैं, है ना। सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, और अगर इसको जूल में करनी है तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहे हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ व्हाट? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है कि कोई सा भी वायर है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर अपने अंदर दो बातें करता है। अगर वो रेजिस्टेंस है, हाईली रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि वो हीट होगा और हीट होके लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी निकाल सकता है और हीट के फॉर्म में भी। तो इसीलिए हमने यहाँ एक फार्मूला बनाया हुआ है, इससे करंट आई फ्लो हो रही है। आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू, आई किन किन बातों पे डिपेंड करती है, बोला इसमें आई जो फ्लो हो रही है इसमें या ये कह लीजिए कि इसमें जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट किस किस बात पे डिपेंड करता है। बोला हीट इसमें फ्लो होने वाली करंट पे डिपेंड करता है, इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आपने कितनी टाइम तक इसमें करंट फ्लो कराया इस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए सो दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने इसमें बहुत कोशिश करी है, जितना छोटा से छोटा हो सका है उतना छोटा हमने बनाया है। ऐसे ही हम और भी वीडियो बनाएंगे, विथ नोट बनाएंगे, और ये नोट आपको अगर चाहिए होगा तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका टेलीग्राम का चैनल डाल दूंगा, हमने उस पर PDF भेजा हुआ है, जिनको चाहिए होगा वो ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।